हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 की तैयारी फिजिक्स के साथ। आज होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो दिया था, मतलब फर्स्ट वीडियो ऑफ द फिजिक्स सीरीज, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट ही हम लोगों ने कुछ समझा था। जो डेफिनेशंस कुछ हम लोगों ने देखा था, कंडक्टर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दिखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखा था। और एक मैंने लास्ट में तुम लोगों को एक प्रॉब्लम्स भी दिया था। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। जो टेलीग्राम लिंक का मैंने लास्ट में वीडियो के लास्ट में बोला था, जो टेलीग्राम लिंक था, और तुम लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में भी शायद मिल गया होगा। तो वो जो टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोगों को उस होमवर्क वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। और अभी तो मैंने डीबीपी कुछ नहीं दिया, मे बी इन फ्यूचर 1-2 लेक्चर्स के बाद मैं डीबीपीज भी प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से और बढ़ते हैं। और आज होगा हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। तो अपने पेन और पेपर निकालो एंड शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा कूलम्स लॉ। ठीक है, तो पहले ही अपने कॉपीज में हेडिंग्स दे दो, कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन वगैरह तो तुम लोगों को वैसे भी नोट्स में मिल ही जाएगा, तो फिर भी मैं लिखा दूंगा। लेकिन पहले कुलम्स लॉ को थोड़ा सा ऐसे ही समझते हैं, फिर मैं मैथमेटिकल डिराइवेशन वगैरह भी दिखा दूंगा। ठीक है, कुलम्स लॉ क्या बोलता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में ही देखा था जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को लिखा था। तब मैंने क्या बोला था कि लाइक अगर कुछ होंगे, मतलब लाइक चार्जेस अगर होगा, लाइक चार्जेस विल रिपेल। याद है, मैंने ये बोला था कि लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक अगर चार्जेस होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड मैंने मैग्नेट का एग्जांपल देके तुम लोगों को थोड़ा सा समझाया था। तो अब जो अगर लाइक चार्जेस होगा तो वो रिपेल करेगा, अनलाइक चार्जेस होगा तो अट्रैक्ट करेगा। अब ये अट्रैक्ट अगर करेगा, रिपेल अगर करेगा, तो किसी फोर्स के साथ ही तो करेगा, है कि नहीं? किसी फोर्स के साथ करेगा। तो अगर मैंने 2 पॉइंट चार्ज को ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मैं अभी बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि अगर मैंने 2 पॉइंट चार्ज को लिया, कोई भी बॉडी ऑफ चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, मैं डेफिनेशन भी बोल दूंगा पॉइंट चार्ज क्या होता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट चार्ज ले लिया, सपोज मान लो कि वो दोनों ही लाइक चार्जेस है, दोनों ही सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस है, दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब ये जो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, ये कुछ फोर्स के साथ तो अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो इस फोर्स को ढूंढने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, अभी कूलम्स लॉ याद रखना, इट इज ओनली यूज फॉर पॉइंट चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट एक बात तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग जेई या फिर नीट का प्रिपेयर कर रहे हो, शायद सीयूईटी के क्वेश्चंस में भी शायद आ सकता है कि कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन हमेशा हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए ही होता है। वो अगर तुम लोग थोड़ा एडवांस लेवल में क्वेश्चंस करोगे तो तुम कन्वर्ट करना सीख जाओगे कि कैसे बॉडी ऑफ चार्ज या फिर किसी बड़े मास वाले बॉडी का हम लोग कैसे पॉइंट चार्ज उसको कंसीडर करेंगे, वो तुम लोग सीख जाओगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये जान लो कि कूलम्स लॉ इज ऑलवेज अप्लाई टू द पॉइंट चार्ज। अब ये कूलम्स लॉ का डेफिनेशन क्या बोलता है? कूलम्स लॉ का डेफिनेशन ये बोलता है कि द फोर्स बिटवीन, बिटवीन को मैंने BW लिख दिया, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज directly directly proportional, directly proportional to the product of their, the product of their charge and inversely proportional, and inversely proportional to the square of the distance
बिटवीन देम। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है फुलम्स लॉ, क्या बोल रहा है, जो फोर्स होगा जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। दो चार्ज के बीच में बात कर रहे हैं। सपोज मैंने दो चार्ज ले लिया और प्लस क्यू, ठीक है, दो चार्ज ले लिया, सपोज +Q1, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। दो चार्जेस मैंने ले लिया, एक ले लिया मैंने +Q1, ठीक है, पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस, एंड एक और चार्जेस ले लिया मैंने सपोज +Q2, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ठीक है, समझ आ रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है R। तो क्योंकि वो +Q है, ये भी +Q है, दोनों लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फोर्स को ही हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, अभी मैं बार बार पॉइंट चार्जेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉइंट चार्जेस आर नथिंग बट वेरी 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 स्मॉल चार्ज। ठीक है, मतलब वो स्मॉल मास ऑफ चार्ज, मतलब उसी में एक पॉइंट है इसका चार्ज। ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्जेस इसका ही मतलब ऐसे ही छोटे करके तुम लोग समझ सकते हो, उसका डेफिनेशन वोबिनेशन पढ़ सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं चाहिए, सिर्फ समझने की बारी है तुम लोगों तो अभी क्या बोल रहे हैं कुलम्स लोग, क्या बोल रहा है, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब ये Q1 चार्ज एंड Q2 चार्ज का प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ये ऑल्सो ये भी बोल रहा है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, देयरफॉर इसको हम लोग को अगर कंबाइन कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, सपोज ये हो गया Q1 Q2 बाई R²। ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल घटाने के लिए हम लोग एक टर्म मतलब कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। दिस इज आवर इम्पोर्टेंट, जो क्लोज होगा इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये तो तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, तुम लोगों ने शायद स्कूल में किसी जगह पे ये वाला फॉर्मूला कम ही देखा होगा, जो ऐसा यूनिट वाला फॉर्मूला है उसको ही देखा होगा, उसमें भी मैं आ रहा हूँ। कोई कोई टीचर्स डायरेक्ट वो भी समझा देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो भी करेक्ट है, लेकिन वो बाद में आता है, वो ऐसा यूनिट स्पेसिफिक है। ये जो है ये है करेक्ट वाला कि F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ भी एक कांस्टेंट होता है K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, समझ आया। ये के को हम लोग इस कांस्टेंट का एक नाम भी होता है, ये जो केन होता है इसको चलो मैं आकर लिख देता हूँ, वेयर के इज नोन एज द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। याद रहेगा, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, ये अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे इन ऐसा यूनिट्स तो के क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ आया। इसका जो वैल्यू होता है, के का जो वैल्यू होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। मैंने बोला था ना ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ एक सेकेंड मैं यूनिट को चेक कर लेता हूँ। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये होगा उसका यूनिट। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू अगर ऐसा यूनिट में लिखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, एंड उसका स्पेसिफिक अगर वैल्यू चाहिए तो वो होता है 9 × 10⁹ इसको तुम लोग बॉक्स में रख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में अगर मैं फोर्स को लिखता हूँ तो मैं के की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, के की जगह पे इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ। अगर पुट कर देता हूँ तो वो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2/r²। इसको भी तुम लोग बॉक्स में डाल सकते हो, इसको भी तुम लोग बॉक्स में डाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इसको ही हम लोग देखते हैं। ठीक है, इससे ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं 2-3 तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, तो ध्यान से देखना। ये सब तो तुम लोग वैसे भी बुक से कहीं से भी पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको ध्यान से याद रखना। कि ये जो मैंने जितना भी डिराइवेशंस किया है, ये तो छोटा वाला डिराइवेशन था, जो भी है ये जो मैंने किया है, ये स्पेसिफिकली वैक्यूम के लिए किया है। यहाँ पे जो मैंने 2 पॉइंट चार्जेस किया है ना, ये वैक्यूम स्पेसिफिक है। ये सिर्फ वैक्यूम में, मतलब ये जो डिराइवेशन कर रहा हूँ मैं वैक्यूम में है। ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये वैक्यूम में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 1/4πε0 यूज करते हैं। ठीक है, मीडियम के लिए कुछ अलग होगा, मतलब कोई भी मीडियम होगा, अगर एयर हो गया, वाटर हो गया, कोई भी जगह हो गया, तो उसके लिए कुछ और ही अलग ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये जो है ये एब्सोल्यूट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आइडियल कंडीशन में हम लोगों ने फेस किया है, मतलब वैक्यूम में फेस किया है। ठीक है, चलो ये तो एक पहला बात हो गया कि दिस इज फॉर वैक्यूम कर लिखे, वैक्यूम कर लिखो। दिस इज फॉर, याद रखना, दिस इज फॉर वैक्यूम। ठीक है, दिस इज फॉर वैक्यूम, ये पहला कंडीशन याद रखना। दूसरा कंडीशन, एक तुम लोगों ने जब ग्रेविटेशन पढ़ा होगा क्लास 10 में, तुम लोगों ने ये वाला भी फॉर्मूला देखा होगा, F = G m1m2πr²। ठीक है, देखो ये और ये इसमें दोनों में बहुत सेम है, ये ग्रेविटेशन के लिए होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं था। ये ना क्लास 10 में हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया था ना। यहाँ पे जो कांस्टेंट है, यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम होता है जी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी है ना, ये कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स होता है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। जहां कहीं भी यूनिवर्स में हो, ये बदलेगा नहीं, इसका जो वैल्यू था ये बदलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट है के, या फिर अगर ऐसा यूनिट में बोले तो 1/4πε0, ये चेंज होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। कौन से मीडियम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, डिपेंडेंट किसके ऊपर होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट का, मतलब जो कांस्टेंट पार्ट है। सो ये जो ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है एंड ये जो हम लोगों ने कूलम्ब लॉ से फोर्स का फॉर्मूला निकाला, इन दोनों में ये कांस्टेंट में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो मैं इसको ही और भी थोड़ा सा और थोड़ा 2-3 चीजें तो हम लोग समझेंगे, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मीडियम में क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, स्पेस बना देता हूँ, फिर उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, भूलना नहीं है, जो ये एप्सिलॉन होता है ना, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ये हम लोग थोड़ा सा अभी सीखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने फोर्स का फॉर्मूला क्या सीखा। फोर्स का फॉर्मूला अगर ऐसा यूनिट के टर्म में बोले, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अभी यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, दिस इज द परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब इसका जो टर्म है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुम लोग अगर इसको ही देखोगे ना, ये वर्ड को ही देखोगे, तब भी समझ में आ जाएगा कि परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी होता है परमिशन, कितना परमिशन है तुम्हारे पास। ठीक है, कितना परमिशन है, किसका परमिशन, किसका, फोर्स लगाने का। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने का परमिशन किधर, फ्री स्पेस में, कितना परमिटिविटी है। समझ में आ रहा है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज मतलब कितना इजीली, कितने एक्सटेंड तक एक इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट हो सकता है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो परमिटिविटी का डेफिनेशन बन गया,
ये वाला। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसका भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। याद रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ठीक है। चल, बाई चांस अगर मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ये बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार ना इसका डायमेंशन भी पूछ सकता है, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ, ये वाला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो तुम लोग यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम लोग डायरेक्ट मेमोराइज करना चाहते हो तो ये होगा ए इन 1 के इन -1 एल इन -3 टी इन 4, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री, समझ में रहेगा। एंड ये टोटल का वैल्यू कितना था, ये भी याद रखना है। ये टोटल का वैल्यू कितना था 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ए वैल्यू पुट करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई मतलब हार्ड क्वेश्चंस इस पार्ट में से नहीं आता, कोई हार्ड डिराइवेशन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी याद रखने का बहुत कुछ चीज़ें है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे कि कूलम्स लॉ अगर एक मीडियम में अप्लाई करेंगे तो क्या हो, ठीक है। कूलम्स लॉ अगर इस मीडियम में अप्लाई करेंगे, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है। अभी कूलम्स लॉ इन मीडियम जब मैंने तुम लोगों को ये वाला चीज समझाया कि ये जो परमिटिविटी है, ये मतलब जो कांस्टेंट था 1/4πε0 या फिर के, जो भी कांस्टेंट तुम लोग समझ, मतलब जो भी समझना चाहो, ये जो कांस्टेंट है ये मीडियम स्पेसिफिक है, मैंने ये समझाया था ना। तो अगर मैं सपोज के का वैल्यू मैंने क्या लिखा था इन जैसा यूनिट 1/4πε0, ये लिखा था, ओए, ज्यादा ही छोटा लिख दिया था फिर, ये लिखा था। अभी 4 तो कभी चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज होने से 4 ये वैल्यू कभी चेंज होगा नहीं होगा, पाई का वैल्यू भी सेम ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। तो कौन सा पार्ट चेंज होगा, ये वाला परमिटिविटी वाला पार्ट चेंज होगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट जो अगर चेंज हो भी रहा है इन केस ऑफ अ मीडियम, तो कौन सा चीज चेंज होगा, उसका परमिटिविटी चेंज होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग बोल दे कि सपोज एक परमिटिविटी पकड़ लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, सपोज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको हम लोग, अगर मैं बोल दूं कि ये है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम ऑफ ए मीडियम, ठीक है। इसको अगर मैं जानना चाहूंगा तो इसका फॉर्मूला होगा के ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। के ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये एक और कांस्टेंट है, इज नॉट द सेम कांस्टेंट। चलो मैं इसको और किस चीज से डिनोट करता हूँ, सपोज ए ऑफ एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक को हम लोग इन आवर थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स, इन आवर जो सिलेबस जो एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करता है, जो हम लोग सीखेंगे आपसे, दिस इज एप्सिलॉन आर, ठीक है। एप्सिलॉन आर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो तुमको पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन आर, दिस इज द रिलेटिव परमिटिंग, रिलेटिव परमिटिविटी क्यों, क्योंकि देखो अगर ये तो क्या था फ्री स्पेस, अगर मैं सपोज इसको यहाँ ले आऊँ तो डिवाइड हो जाएगा, जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये बचा रहेगा, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, जो मीडियम था डिवाइडेड बाई जो फ्री स्पेस था, ये हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ सिखा रहा है, जो परमिटिविटी रिलेटिव टू, मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम रिलेटिव टू, रिलेटेड टू द फ्री स्पेस, ऐसा कुछ दिखा रहा है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं
रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ रहा है। और अभी अगर इस चीज को समझ लिया तो अभी तुम लोग बोलो कि अभी अगर मैं इसमें कॉलम्स लॉ अप्लाई करना चाहूँ तो क्या होगा। कॉलम्स लॉ अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ, फिर से दो चार्ज ले लेंगे, प्लस Q1 प्लस Q2, मैंने दो चार्ज ले लिया। इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया, आर, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं कूलम्स लॉ लगाऊंगा तो एफ का वैल्यू कितना बन जाएगा, एफ विल बिकम 1/4 पाई, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, खत्म। अभी एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोगों को पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन का वैल्यू इज दिस वन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। फिर हम लोग इसको एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो एक का वैल्यू बन गया ये वाला, ठीक है। कॉपी में ये वाला डाल दो, दिस इज कूलम्स लॉ या फिर फोर्स इन अ मीडियम, ठीक है। 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग ये फॉर्मूला, अरे वो जो फ्री स्पेस वाला फॉर्मूला है जहाँ पे ये एप्सिलॉन नॉट आर नहीं था, उसको हम लोग यूज करेंगे अभी डे टू डे, मतलब जहाँ पे भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलो अभी एप्सिलॉन आर का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो तुम लोगों को नोट डाउन करना होगा। अगर कोई ऐसा मटेरियल दे देता है जिसका एप्सिलॉन नॉट आर का वैल्यू, मतलब सॉरी एप्सिलॉन आर का वैल्यू कोई मतलब अननोन है, मतलब ऐसा कुछ है जो तुम लोग याद नहीं रख पाओगे या फिर अनकॉमन सा चीज है, तो वो तुम लोगों को क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि एप्सिलॉन वेयर द रिलेटिव परमिटिविटी इज दिस। सपोज फोर्स ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिया कि फोर्स ढूंढ लो, यहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज दिस ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अगर कुछ अननोन मीडियम दे दिया, लेकिन कुछ कॉमन मीडियम होता है जिन सब तक तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, कुछ कॉमन मीडियम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ तो उन सब का, सपोज अगर मैं मीडियम दे देता हूँ एंड एप्सिलॉन आर वैल्यू दे, मीडियम सपोज है एयर, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ होता है, हम लोग 1 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वाटर का अगर होता है, वाटर वाटर का याद रखना है, एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है 80 पॉइंट समथिंग, कभी कभार 81 होता है। तो अगर बाई चांस एग्जाम में कुछ आ गया सवाल कि वाटर का दे दिया, लेकिन कुछ तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि 80 है या 81 है, क्योंकि किसी किसी बुक्स में 81 भी दिया हुआ होता है। कंफ्यूज मत होना, 80 से भी करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा, 81 से भी करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही आंसर आएगा, एग्जामिनर काटेगा नहीं, ठीक है। और अगर 81 ही स्पेसिफिक देना है या 80 ही देना है तो वो क्वेश्चन में मेंशन ही रहेगा, प्रॉब्लम मतलब चिंता लेने की कोई बात नहीं है। तो वाटर का हो गया 80, ग्लास का होता है, ग्लास का इजी नहीं चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 to 4 होता है, ठीक है। और कुछ मेटल का तुम लोग देख सकते हो, मेटल का परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। ये एक क्या बोलते हैं उसको, और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने से भी आ सकता है, क्योंकि बुक में नहीं है डायरेक्टली, फिर भी लिख सकते हो तुम लोग अगर आता है तो। मेटल का इनफाइनाइट होता है, क्योंकि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत परमिशन देता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, इसलिए मेटल का ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होता है, ठीक है। हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले ये वाला क्वेश्चन है कहाँ एक हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, देखने से ही तुम लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे करना है, फिर भी देखो, ट्राई करो। अगर वीडियो को पॉज करके ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैं तुम लोगों को सोल्यूशन दिखाता हूँ। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 exerting a force on each other, ठीक है। इफ देयर चार्जेस आर हाफ, आधा कर दिया, एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो हाफ, उसको भी आधा कर दिया, फाइंड द रिजल्टिंग फोर्स, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें क्या पता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमें क्या पता है,
द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 पॉइंट चार्जेस विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के की जगह पे तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आप भी लिख सकते हो अगर मीडियम कंसीडर करना चाहते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्टली के दे दिया। ठीक है, क्योंकि के का भी वैल्यू अगर वैल्यू ही पुट करना है तो के का भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता है। ठीक है, ये तो हम लोगों का ओरिजिनली ये दे दिया। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन ईच अदर, ये हो गया। अभी क्या बोला है कि चार्जेस हाफ हो गया, तो चार्जेस अगर हाफ हो गया, इफ चार्जेस आर हाफ, तो क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा Q1/2, एक बन जाएगा Q1/2, दूसरा क्या बन जाएगा? Q2/2। हाफ कर दिया ना, डिवाइडेड बाई टी। ई डिस्टेंस इज हाफ, डिस्टेंस अगर हाफ हो गया तो आर था, बन जाएगा क्या? R/2। ठीक है, अभी न्यू रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? न्यू नया फोर्स को अगर हम लोग एफ नॉट से डिनोट कर रहे हैं, उसका क्या आ गया? के दो चार्जेस जो नया चार्जेस बना, एक बन गया Q1/2, एक बना Q2/2, डिवाइडेड बाई जो नया डिस्टेंस बना R/2, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया? के Q1 मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 Q2, नीचे 2/2 2 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन गया 4। इसको अगर हम लोग स्क्वायर को रिजोल्व करेंगे तो R का स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। ये 4 से ये 4 को तुम लोग कैंसिल कर सकते हो। क्या बचे? कि के Q1 Q2/R²। ये कैसा था? ये किसका वैल्यू था? एफ का वैल्यू था। ये एफ का वैल्यू था ना, किसका वैल्यू था ना? 1 का वैल्यू था ना। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू एफ, मतलब एफ नॉट इक्वल टू एफ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। जो कोर्स पहले था, हाफ करने से ही वो सेम ही रहा, क्योंकि चार्जेस भी हाफ हो गया एंड डिस्टेंस भी हाफ हो गया। अभी इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस बोल देता हूँ, तुम लोग वो भी घर में ट्राई कर सकते हो। एक में करना कि चार्जेस को हाफ कर देना, डिस्टेंस को सेम रखना। डिस्टेंस इज सेम, सिर्फ चार्जेस हाफ, देखना कितना आता है। ठीक है, सेम करना, तो उसमें क्या हो जाएगा? चार्जेस हाफ हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ऐसा आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा ना। ठीक है, तो कितना आ गया? इसको डिवाइड करके 1/4 आ जाएगा, उसको देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या करना? चार्जेस हाफ, डिस्टेंस डबल, चार्जेस डबल, डिस्टेंस सेम, चार्जेस डबल, डिस्टेंस हाफ करके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड बोर्ड्स में तो बहुत सारे, मतलब बहुत बार ये इस टाइप का क्वेश्चंस आ चुका है, आप आएगा भी इन फ्यूचर। ठीक है, स्टेट बोर्ड्स में भी आता है, इवन सीबीएसई में भी इस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो उसको मतलब ज्यादा वरी करने का जरूरत नहीं है। 2-3 बार ऐसा टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 2-3 खुद बना के प्रैक्टिस करो, ट्रिपल कर दो, डिस्टेंस को ट्रिपल हाफ कर दो, मतलब डिवाइडेड बाई 3 कर दो, 1/3 कर दो, या फिर डिस्टेंस को ही ट्रिपल कर दो। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन सुन लो, खुद से ही बना के खुद से ही प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही बड़ा होगा, तो मैं तुम लोगों को सिर्फ सिंपल से समझा दूंगा। तुम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी बुक से ही वो क्वेश्चंस पढ़ सकते हो। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं बुक से तुम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि टू आइडेंटिकल इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्क्वायर, ठीक है? जो हमारे पास आइडेंटिकल इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर्स है, कॉपर का स्फेयर्स, एनसीईआरटी की का क्वेश्चन है, ठीक है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन। दो मेरे पास कॉपर का स्फेयर्स है, एक कॉपर का स्फेयर ए है, एक कॉपर का स्फेयर बी है। टू आइडेंटिकल, दोनों सेम साइज, मास सबका सेम है, ठीक है? दोनों का सेम का सेपरेटेड, और दोनों में के डिस्टेंस कितना है? दोनों में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर। दोनों में डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, ठीक है? दोनों में चार्ज भी सेम है। दोनों में चार्ज कितना है? इसमें भी है 6। चलो मैं दूसरे पेज से लिखता हूँ। इसमें चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू द पावर
7 तरफ -7, 10⁻⁻7 कूलम। इसमें भी सेम है, आइडेंटिकल है, तो इसमें भी चार्ज भी सेम है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, दोनों में सेम आ गया। अभी क्या बोला है कि इन दोनों का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालो। अभी तुम लोग तो इसको इजीली निकाल सकते हो। कैसे? कूलम्स लॉ को अप्लाई करके। ठीक है, कूलम्स लॉ को अप्लाई करके। गिवन क्या दिया हुआ है हम लोग लिख लेंगे। गिवन क्या है? आर का वैल्यू कितना है? 50 सेंटीमीटर। चाहिए किस में? चाहिए हम लोगों को मीटर में। ठीक है, ऐसा यूनिट मीटर में होगा, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50/100 मीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फोर्स क्या होगा? के Q1 Q2 बारी आर स्क्वायर। सिंपल। के का वैल्यू पुट कर लो। के का वैल्यू कितना था? फर्स्ट टाइम का वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 Q2 का वैल्यू सेम ही है, 6.5 × 10⁻7। दो है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 6.5 × 10⁻⁻7 इसका ही स्क्वायर लिख सकते हैं। आर का वैल्यू कितना था? आर का वैल्यू 0.5 मीटर था, तो 0.5 का ही स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इन सब का कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा कुछ ऐसा, 1/21 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। या तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, ये 10⁻⁻5 है, -5 न्यूटन। ये तुम लोगों का आंसर आएगा। इसको अगर तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट देके जो साइंटिफिक एक्सप्रेशन होता है, तो 1.521 इंटू 10⁻, हो गया 1 2 3 तो -2 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था उसका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व करने में कोई कॉन्सेप्ट उतना भी नहीं चाहिए। हम लोग कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया है उससे ही हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उससे ही हम लोग इसका फॉर्मूला मतलब इसका आंसर कर सकते हैं, इस टाइप का न्यूमेरिकल्स। लेकिन इस क्वेश्चन का एक सेकेंड पार्ट भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये तुम लोगों को जब ये कैलकुलेट कर ले देगा तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने तो वो कैलकुलेटर में करके रख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ए थर्ड स्पेयर, एक तीसरा स्फेयर। ठीक है, एक तीसरा स्पेयर को क्या किया? ऑफ द सेम साइज का एक तीसरा स्क्वायर हम लोगों ने ले लिया एंड उसको क्या किया? बट अनचार्ज, मतलब उसका चार्ज था 0। इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विथ फर्स्ट ए देन विथ बी, फिर रिमूव कर दिया। एक नया बॉल को लाया, एक नया स्फेयर को लाया, पहले ए के साथ कांटेक्ट किया, फिर बी के साथ कांटेक्ट कर दिया, फिर रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद उसका फोर्स क्या होगा? अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि चेंज नहीं होगा, कोई भी फोर्स चेंज नहीं होगा। लेकिन इससे क्या पता चल गया कि तुम लोगों ने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मैंने एक चीज तुम लोगों को समझाया था। चार्जिंग बाय टचिंग मतलब कंडक्शन क्या होता है? जब दो चार्ज बॉडीज रहता है, दो चार्ज बॉडी या फिर एक चार्ज बॉडी, एक न्यूट्रल बॉडी जैसा कि इस केस में है, तब क्या होता है? दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाता है। ये ज्यादा चार्ज कैरी कर रहा है तो वो कुछ दे देगा उस अनचार्ज बॉडी को एंड इक्वली डिवाइड कर ले। ठीक है, चलो अगर मेरे पास वो ए बॉल था एंड एक तीसरा बॉल लेके आया मैंने, सी बॉल, यहाँ पे टच करवा दिया, जिसका पहले वैल्यू था 0, मतलब चार्ज था 0। इसका चार्ज कितना था? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। छोड़ो इसको, ऐसे मत सोचो, इसका सोचो कि कुछ चार्ज था, क्यू चार्ज था, क्यू चार्ज था। सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो। इसका कुछ भी चार्ज नहीं था, 0 था बिफोर टचिंग। आफ्टर टचिंग क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। किसमें? इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका चार्ज था Q, इसका चार्ज था 0 डिवाइडेड बाई 2, मतलब Q/2। ईच विल गेट Q/2। इसका भी वैल्यू हो जाएगा Q/2, इसका भी वैल्यू हो जाएगा Q/2। सपोज इसके पास 10 चार्ज था, सपोज, इसको भूल जाओ, थोड़ी देर थी, कॉन्सेप्ट को समझो। और इसके पास 10 चार्ज था, इसके पास कुछ भी चार्ज नहीं था, दोनों में टच हुआ तो डिवाइड हो गया इक्वली। इसके पास 5 बचा, इसके पास 5 बचा, इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, डिवाइड होने, सपोज इसका डिवाइड हो गया, अभी की ये दोनों थोड़ा सा मतलब साइड में चला गया, अभी इक्वली चार्ज डिवाइड हो गया, ये सी हो गया। सी
इसका भी Q/2 है। एंड और एक चार्ज जो था, और एक बॉल जो था वो B था, B के पास इनिशियली कितना था, Q था। अभी इन दोनों में टच होगा, पहले ए के साथ, एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले ए के साथ टच किया, फिर बी के साथ टच किया, फिर उसको रिमूव भी कर। तो पहले ए के साथ टच हो गया, उसके बीच में ये चार्ज डिवाइड हो गया। अभी बी के साथ टच होगा तो अभी फिर से चार्ज डिवाइड होगा। बी ने कंट्रीब्यूट किया क्यू, इसने कंट्रीब्यूट कितना किया, क्यू डिवाइडेड बाई 2, दोनों के बीच बंटवारा हो गया, डिवाइडेड बाई 2 अगेन। तो ये क्या बन गया, 3Q/4। ठीक है, 2Q प्लस क्यू, चलो मैं तोड़ के निकाल देता हूँ। ऊपर क्या आ जाएगा, 2Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब आ गया 3Q/4। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। तो इन दोनों के बीच बंटवारा होने के बाद चार्ज का कुछ ऐसा बचेगा, इसके पास बचेगा 3Q/4, इसके पास बचेगा 3Q/4। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको हम लोगों ने हटा ही लिया, सी को हम लोगों ने हटा ही लिया। ठीक है, अभी इन दोनों के बीच का हम लोगों को चाहिए क्या, इन दोनों के बीच का हम लोगों को चाहिए फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स। अभी इन दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहा, 50 सेंटीमीटर ही रहा, दोनों के बीच का 50 सेंटीमीटर ही रहा। तो एफ क्या बन गया, 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर लिख सकते हो। तो एफ क्या बन गया, एफ अभी बन गया के इंटू Q1 का वैल्यू बन गया Q/2 एंड Q2 का वैल्यू बन गया 3Q/4। यहाँ पे मैंने Q1 Q2 अलग अलग नहीं लिखा क्योंकि दोनों ही Q सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट Q से कर सकता हूँ, 3Q/4 एंड डिवाइडेड बाई 0.5, मतलब आर स्क्वायर का 0.5 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, 9 × 10⁻⁹ इंटू, अभी मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बन जाएगा 3Q² डिवाइडेड बाई, नीचे बन जाएगा ए, फिर नीचे आ गया 0.5 का स्क्वायर, 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग Q का वैल्यू बिठा सकते हैं, Q का वैल्यू दोनों का ही सेम है, मतलब 3 × Q², मतलब ये 6.5 × 10⁻⁷, 6.5 × 10⁻⁻7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर। अब अगर तुम लोग कैलकुलेट करोगे, अगर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो यहाँ पे तुम लोगों को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। मैंने कैलकुलेशन करके रखा है मैंने, तो इसका वैल्यू आएगा 0.57 × 10⁻⁻2 न्यूटन। हाँ, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन में आ गया, 0.57 × 10⁻⁻2 न्यूटन। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, 5.7 × 10⁻³ है। ऐसे करके क्वेश्चन करना है। ये एनसीईआरटी वाला सवाल था, मैंने करवा दिया। क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। एनसीईआरटी बुक से तुम लोग क्वेश्चन देख लेना, अगर नोट्स बना रहे हो तो जगह छोड़ के बना लो, फिर उसको भर देना। ठीक है, बुक से देख के भर दे। चलो, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने पूरा करवा दिया, एक बार पॉज करके वीडियो को देख लो अगर करना है तो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ूंगा जहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा 11 के बारे में फिर से रिवाइज करोगे। चलो चलो, अभी क्लास 11 का एक टॉपिक थोड़ा सा तुम लोग समझोगे। अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग भूल चुके हो, तो इसलिए तुम लोगों को याद दिलाने के लिए एक थोड़ा सा चीज तुम लोगों को दिखाऊंगा जो कि तुम लोगों को याद होगा शायद। उसका नाम है, बी से कौन सा नाम हो सकता है, सोचो सोचो। बी से वेक्टर्स। हम लोग थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में भी देखेंगे एंड हम लोग उससे लेके ही नेक्स्ट वाले टॉपिक पे के ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स इज नथिंग बट समथिंग जिसका एक मैग्नीट्यूड है एंड जिसका एक डायरेक्शन भी है। मतलब सपोज ग्राउंड के कंपैरिजन में अगर मैं बोल दूं कि ये एक कुछ भी चीज है जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज समथिंग, तो इसको हम लोग सपोज ए से अगर डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर एक एरो, दिस इज द ए वेक्टर। चलो मैं पढ़ा रह के हम लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, दिस इज और ए वेक्टर। ठीक है, जहां पे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब उसका वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड इज मॉड ऑफ ए। ठीक है,
एंड उसका डिरेक्शन होगा वो होगा सपोज इन रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, सपोज मैंने मान लिया थीटा, तो डिरेक्शन इज थीटा। ठीक है, डिरेक्शन इज थीटा। अभी ये जो वेक्टर है, जैसा कि तुम लोग देख भी सकते हो, वेक्टर से हम लोग किसी चीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ही जान सकते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को ही जान सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग और एक चीज मान के चलेंगे जो कि है, मतलब फिर से रिवाइज कर लेंगे, जो कि है यूनिट वेक्टर। वेक्टर में ही और एक पार्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर सपोज इसका ही अगर मैं मानते चलूं, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, कैप से लिखते हैं। कैप, जो भी वेक्टर होगा उसके ऊपर कैप दे देते हैं। अभी ये जो यूनिक वेक्टर होता है ना, इसका क्या होता है याद रखना, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है 1। मैग्नीट्यूड इज 1 एंड यूनिट वेक्टर इज यूज टू गिव द डिरेक्शन। डिरेक्शन, यूनिट वेक्टर से हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि डिरेक्शन किसी चीज के किसी क्वांटिटी का डिरेक्शन क्या है, उसको हम लोग पता लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर से, अगर डायरेक्टली ऐसे डिग्री विग्री में डिरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया ना। चलो अभी अगर मैं और दो तीन वेक्टर के बारे में बात कर देता हूँ। पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि अगर मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया या फिर दो एक्सिस ही ले लिया, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस ले लिया, और अगर मैं बोल दिया कि सपोज ठीक है, एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज T4। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन 0 0, ये 3 4 का पोजीशन हम लोग एक वेक्टर से दिखा सकते हैं। एक वेक्टर से हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, सपोज दिस इज आवर ए वेक्टर, दिस ए, मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद वहां पे नहीं लिखेगा तो लोगों को। दिस ए वेक्टर कैन बी गिवन एज 3i प्लस 4j। अभी ये आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, 11 में तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा। आई कैप बोलता है कि एक्स एक्सिस में कितना मूव हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे मान सकता हूँ कि एक्स एक्सिस में ये वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू 0 0 मतलब ओरिजिन 3 स्टेप्स मूव किया है, 3 यूनिट्स उसने मूव किया, 1 2 3। ठीक है, फिर प्लस विथ कॉम्बिनेशन विथ 3i कैप मतलब 3 स्टेप्स इन द एक्स एक्सिस, उसने 4 स्टेप्स जी कैप का किया है, मतलब वाई एक्सिस का किया है, तो 1 2 3 एंड 4, तो उसका पोजीशन होगा ऐसा। तो वेक्टर फॉर्म में उसको 3i कैप एंड 4j कैप बोल सकते हैं। अगर जेड एक्सिस होता है तो उसको हम लोग के कैप से डिनोट करते हैं, जो आई कैप जे कैप या फिर के कैप जो होता है वो सिर्फ एक्सिस का पोजिशन वेक्टर्स होता है। दीज आर नथिंग बट सॉरी, एक्सिस का यूनिट वेक्टर्स होता है। जो कैप वाला होता है वो तो यूनिट वेक्टर होता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को समझाया है। ये हो गया हम लोगों का पोजीशन वेक्टर। एंड और एक चीज हम लोग सिर्फ देखो, मतलब ये सब उतना भी रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज एक एक्स वाई एक्सिस होता है, दो वेक्टर्स दे दिया मैंने, यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर मैंने दे दिया। सपोज इसका कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है। ये सपोज r1 है वेक्टर एंड दिस इज द r2 वेक्टर। अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये होगा इतना सा जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सपोज यहाँ से अगर हम लोग नाप रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं r12। ठीक है, r12, समझ आ रहा है ना। ये दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि जो सपोज ये p है q है, सो जो p q वेक्टर है इट इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ मैं तुम लोगों को याद दिलाने के लिए कोशिश किया मैंने ये वेक्टर वाला पोर्शन, क्योंकि हम लोगों को ये वाला चीज फिर से चाहिए होगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम लोगों को क्या दिखाना है, डायरेक्शन दिखाना है किस चीज में, जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज अवर कूलम्स लॉ इन आवर वेक्टर फॉर्म। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा तो
डायरेक्शन भी दिखाना होगा, क्योंकि मैग्नेटिक तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीख ही लिया। वैल्यू जो आता है वो तो हम लोगों ने सीख ही लिया। नॉर्मल वेक्टर फॉर्म को छोड़ के ही हम लोगों ने देखी है। वेक्टर फॉर्म में मैग्नेट्यूड हम लोगों ने अभी तक मतलब हम लोग पता चल चुका है कैसे कूलम्ब से निकालना है, अभी डायरेक्शन का भी पता लगाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, वही कूलम्ब्स लॉ का ही बात है, दो पॉइंट चार्जेस का ही बात है, उन दोनों के बीच का फोर्स का ही बात है। लेकिन अभी इस फोर्स में डायरेक्शन का भी हम लोग उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो डायरेक्शन आ जाएगा दोनों के फोर्स का एक्सर्शन, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है, ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलो अगर हम लोग दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर से दो पॉइंट चार्जेस कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है जिसका Q1 दे दिया मैंने नाम। ठीक है, एंड कुछ डिस्टेंस में है Q2 एक पॉइंट चार्ज। इन दोनों पे बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग अगर इधर से नाप रहे हैं तो सपोज R12 लिख सकते हैं। इधर से अगर नाप रहे हैं तो उसको हम लोग लिख सकते हैं R21। ठीक है, लिख दिया, कोई बात नहीं है। दोनों ही इक्वल चार्जेस है, सॉरी दोनों ही अलाइक चार्जेस है। अगर अलाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। सो अगर Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, ठीक है, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, मतलब Q2 में फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1, उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इन टू ड्यू टू वन। फोर्स इन टू ड्यू टू वन। ठीक है, यहाँ पे सब में मैंने एक एरो दे दिया, मतलब यहाँ पे सब वेक्टर फॉर्म में मतलब हम लोग ट्री कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन भी दे रहे हैं इसके वजह से, इसके लिए तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, फिर से Q1 में Q2 की वजह से जो फोर्स आएगा, Q2 जो Q1 को फोर्स देगा वो इधर की तरफ देगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो Q1 में मतलब फोर्स इन वन ड्यू टू टू इस तरफ लगेगा। ठीक है, सिंपल सा चीज है। फिर से हम लोग वो ही कूलम्ब्स लॉ ही अप्लाई करेंगे। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करके फिर से हम लोग जाएंगे। तो ऐसा तुम लोग फिर लिख सकते हो, कंसीडरिंग 2 पॉइंट चार्जेस वगैरह वगैरह सब लिख सकते हो। अभी फोर्स फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q1 ज्यादा ही छोटा लिख दिया क्या अंदर, बना के लिए दे दूं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 कितना आ जाएगा, इफ यू ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब if 1 2 विल बी इक्वल टू समथिंग के। ठीक है, मतलब एक कॉन्स्टेंट मैंने मान लिया, ये ऐसा यूनिट में ही मैंने मान लिया, ऐसा यूनिट में ही देख रहे हैं। चलो अगर ऐसा यूनिट नहीं भी देख लेते तो के इसे रिप्रेजेंट कर देता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। इसका अभी अभी डायरेक्शन भी बाकी है। डायरेक्शन कैसे आ जाएगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब आर इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मतलब इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डायरेक्शन का क्या वेक्टर आ जाएगा। डायरेक्शन हम लोग किस वेक्टर से देखेंगे, पहले तो ये बताओ कि किस वेक्टर से देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी डिस्कस किया डायरेक्शन हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर से। ठीक है, मतलब वो कैप वाला वेक्टर से देखेंगे हम लोग। तो अगर कैप वाला वेक्टर से देखेंगे, फिर से समझो कि इधर लग रहा है फोर्स, लग रहा है इधर। ठीक है, तो इस तरफ का फोर्स को हम लोग कौन से कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, कैप ऑफ R1/2 या R2/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इस तरफ लग रहा है तो हम लोग इस तरफ वाला फोर्स लगाएंगे, मतलब इस तरफ वाला कैप यूनिट कैप लगाएंगे, तो वो हो जाएगा R21। ठीक है, समझ आ गया, दिस विल बी R21। ओ एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस का एक चीज याद रखना, यहाँ पे मैंने गलती से डिस्टेंस डायरेक्टली आर स्क्वायर दे गया, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डिस्टेंस का भी इधर से इधर ही, मतलब डिस्टेंस का भी डायरेक्शन हम लोग को नापना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। वेक्टर है तो फिर से वो एरो सिंबल में ही आ जाएगा। ठीक है, वो एरो के ऊपर मतलब वेक्टर फॉर्म में ही आएगा। अभी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 फिर से इधर वाला फोर्स लगेगा,
मतलब R21 हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है अभी तक? बोलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाई चांस प्रॉब्लम भी है तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि ये F12 है, इसमें गलती मत करना। ये फोर्स 12 मतलब फोर्स ऑन 1 फॉर 2, लेकिन यहाँ पे जो R हो रहा है वो 2 से 1 तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 की वजह से 1 में फोर्स आ रहा है ना। 2 की वजह से 1 में फोर्स, तो R21 कैलकुलेट होगा। यहाँ पे भी कैप होगा, डायरेक्शन भी होगा R21 से डेलॉट। ठीक है, अच्छा हो गया। अभी एक चीज याद रखना, वो मैंने जो डायरेक्ट लिखा था वो ही हम लोग फिर से भी लिख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, ये सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये तो एक वैल्यू आएगा ना। इफेक्ट वैल्यू आएगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंस R21 का जो मॉड होगा एंड R12 का मॉड होगा, वो दोनों सेम ही होगा। कितना आ जाएगा? उसका वैल्यू आर ही आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग डायरेक्टली R21 की जगह पे R को पुट कर सकते हैं। देयरफॉर F12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? F12 को K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ऑफ, दैट मीन स्क्वायर होगा, हाँ, R स्क्वायर इंटू R21 कैप। ठीक है, इनको छोड़ो क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आएगा। ये ऐसे लिख सकते, आर को थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये आर स्क्वायर बन गया, ये R21 का, यस, समझ आ गया। सिमिलरली अभी Q2 में Q1 की वजह से फोर्स को हम लोग ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 को ऐसे ही फॉर्म में लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब एक टू 1। इसको हम लोग फिर से ऐसे ही लिख सकते हैं कि K Q1 Q2 बाई, मैं डायरेक्ट R12 मतलब वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिखते, डायरेक्टली वो आर स्क्वायर ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे वेक्टर कौन सा होगा? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, तो R12 होगा। सॉरी, वेक्टर नहीं क्या, ठीक है। यहाँ पे पहले ऐसा है, यहाँ पे पहले R12 वेक्टर का स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने एस्टेब्लिश कर लिया कि दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, आर स्क्वायर ही होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऑलमोस्ट सेम कह सकते हैं, लेकिन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि एक कंडीशन है कि सिंस, ऐसा लिख सकते हो कि सिंस, या बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, R12 वेक्टर जो है, जो मतलब इस डायरेक्शन को समझा रहा है, 1 से लेके 2 तक का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को समझा रहा है। ये डायरेक्शन इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू R21। ये वाला डायरेक्शन के डायरेक्ट ऑपोजिट है। ऑपोजिट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? माइनस से लिखते हैं। सो R12 क्या मतलब, ये डायरेक्शन समझा रहा है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। समझ में आया? समझ में आया? तो इस वैल्यू को हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं ऐसे में। इस वैल्यू को लेके सपोज इसको मैंने 1 दे दिया, इसको मैंने 2 दे दिया, तो 2 क्या बिकम्स? इक्वेशन 2 ऐसा बन जाता है कि F21 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R12 था, इसके बदले में मैंने क्या बिठा दिया? माइनस ऑफ R21 क्या, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर R21 क्या। अभी इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों ने दे दिया। इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। F12 एंड F21 को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ये माइनस को लेके। 1 एंड 2 पर अगर कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 एंड 3, इस इक्वेशन को देखेंगे, देखो सेम ही है, के है,
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, R21 R21 सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव सिंबल है, याद रखना यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव सिंबल, यहाँ पे एक 1 2 है एंड F21 में एक नेगेटिव सिंबल आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि फोर्स 1 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स 2 1, ठीक है, बिकॉज ऑफ आर ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको ही हम लोगों ने मैथमेटिकली प्रूव किया है। ये तो तुम लोगों को कॉमन सेंस में भी समझ आ जाएगा कि F12 दिस साइड में लग रहा है, F21 ऑपोजिट साइड में लग रहा है, तो हम लोग उसको कॉमन सेंस में नेगेटिवली मैथमेटिकली मतलब लिख सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ये जो मैथमेटिकल प्रूफ है, दिस इज द कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में याद रखना, इसको कैप देके लिखना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको तुम लोग लिख सकते हो सपोज एक बॉक्स के अंदर, एंड इसको तुम लोग डाल सकते हो एक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ये इज इम्पॉर्टेंट। एंड कैसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, अगर आ भी जाता है वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन करने के लिए बोलता है, तो इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से मैं बोल देता हूँ। पहले हम लोगों ने F12 का देखा, F12 मतलब फोर्स इन 1 ड्यू टू 2, फोर्स इन 1 ड्यू टू 2 इज बिकॉज ऑफ Q1 Q2 दो चार्ज, डिस्टेंस दोनों के बीच का आर स्क्वायर, जो R21 लिख सकते हैं। क्यों R21 लिखते हैं ये समझो, R21 लिखते हैं फोर्स इन 1 ड्यू टू 2, ड्यू टू 2, फोर्स इन 1 ड्यू टू 2, तो इधर आ गया तो R21 लिखते हैं, फिर उसको तो हम लोग आर स्क्वायर ही लिख देते हैं, लेकिन जो यूनिट रहेगा, मतलब यूनिट वेक्टर रहेगा, जो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो वो इससे इस साइड तक आएगा, क्योंकि इस साइड में जा रहा है कोर्स, सिमिलरली ऑपोजिट टू दैट, ठीक है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से तुम लोगों को ये वाला पोर्शन समझा दूंगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो अभी हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर इसका तुम लोग परफेक्ट डेफिनेशन चाहते हो, इट इज लाइक ऐसे तुम लोग लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ चार्जेस कैन बी, मतलब कैन बी फाउंड आउट, वे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल चार्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। मैंने क्या बोला, इसका तो बहुत सारा जार्गन मैंने साइंटिफिक जार्गनली ऐसे बोल दिया। देखिए कि तुम लोगों को अगर इजी भाषा में समझना हो तो ऐसे लिख सकते हो, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि अगर मुझे एक चार्ज का मतलब कि पॉइंट चार्ज था, याद रखना, दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट चार्जेस अगेन, एक पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, लेकिन मुझे किस पॉइंट चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसमें कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, क्योंकि ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ऑल ऑफ देम विल एक्सर्ट ए फोर्स, तो इसके ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, इसके बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका कितना फोर्स, ये कितना फोर्स दे रहा है, ये कितना फोर्स दे रहा है, ये कितना फोर्स दे रहा है, इन सब का वेक्टर सम करूंगा, इन सब का वेक्टर सम करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा। अगर डेफिनेशन चाहिए होगा तो वो नोट्स डाउनलोड कर लो, डेफिनेशन लिख लो बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम लोग ऐसे मतलब प्रूफ करेंगे, मतलब इसका जो डिराइवेशन है ऐसे दिखेंगे। पहले मैं मतलब एक प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक्स वाई एंड जेड प्लेन, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड प्लेन, जॉल एक्स वाई जेड, ठीक है। अभी मेरे पास एक चार्ज है, जिसके एक चार्ज है, इसका मैंने नाम दे दिया Q0, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा, ज़्यादा छोटा लिख दिया मैंने, तो मतलब मेरे साथ साथ लिखते जाओ, दिस इज Q0, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और भी बहुत सारे चार्जेस है, सपोज यहाँ पे एक है Q1, यहाँ पे एक है Q2, यहाँ पे एक है Q3, ऐसे करके बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारा है, मैंने सबको नहीं लिखा, Qn तक है, मान लो Qn तक चार्जेस है, तो इन सबका पोजीशन वेक्टर भी एक होगा। सो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने, अरे तेरा मेरा हो गया लाइन, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने डाल दिया फिर से एल में, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने डाल दिया, क्या हो रहा है, ये लाइन तेरा मेरे क्यों हो रहा है, सपोज ये Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने डाल दिया सपोज R1,
ठीक है, दिस इज का पोजीशन वेक्टर। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, ये R1 Q1। अगर Q2 का मैं पोजीशन वेक्टर देखूं, अगर मैं ड्रॉ करूं, मान लेता हूं ये R2 है। सिमिलरली Q3 का मैंने दे दिया RD। ठीक है, Q Q नॉट का मैंने दे दिया जो मेरा टेस्ट चार्ट, मतलब जो मेरा इंटरेस्ट जिस चार्ट के ऊपर है, जिस चार्ट के ऊपर मुझे पोर्ट्स चाहिए, तो उसका मैंने आर नॉट दे दिया। ठीक, क्यू ए का मैंने दे दिया सपोज आर ए। बहुत सारा है, बहुत सारा मतलब चार्जेस है, क्यू एन तक है, सो उसका मैंने दे दिया आर एम। अभी मुझे चाहिए कि इसके ऊपर फोर्स क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मुझे अगर पहले Q1 का फोर्स ऑन Q0 उसका वेक्टर फॉर्म निकाल लूँ, फिर एडिशन करूँ वेक्टर फॉर्म ऑफ Q2 ऑन Q0, Q3 ऑन Q0 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, Qn ऑन Q0, तो मुझे सबका मिल जाएगा, मतलब टोटल इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला अभी? मतलब फोर्स क्या होगा अगर मैं टोटल फोर्स के बारे में बात करूं, टोटल फोर्स के बारे में बात करूं, सो फोर्स, अगर मैं टोटल फोर्स के बारे में बात करूं, एफ नॉट से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये क्या होगा? दिस विल बी एफ ऑन जीरो ड्यू टू वन। इधर लिख देता, थोड़ा जगह बच जाए। एफ, अगर मैं टोटल फोर्स के बारे में बात करता हूँ, दैट विल बी एफ ऑन जीरो मतलब नॉट ड्यू टू वन प्लस एफ ऑन जीरो ड्यू टू टू प्लस एफ ऑन जीरो ड्यू टू थ्री। इन सब का ही तो वेक्टर फॉर्म करना है, यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहा है, अप टू एन। ठीक है, एफ ऑन जीरो ड्यू टू एन, इन सब का ही वेक्टर फॉर्म का एडिशन करना है, ये नहीं मुझे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन सब का वेक्टर फॉर्म में ही बोल रहा है। अगर मैं इन सबको एक समेशन फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूँ क्या? समेशन फॉर्म में क्या हो जाएगा? समेशन फॉर्म में समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू एन क्या आ जाएगा? सॉरी, आई इक्वल टू वन होगा ना, वन से पूरा होगा। समेशन ऑफ एन टाइम्स आई इक्वल टू एल, सो एट ऑफ जीरो मतलब एट ऑन जीरो ड्यू टू आई बार। ठीक है, एट ऑन जीरो ड्यू टू आई बार, मतलब वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर एडिशन का। ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम लोग इंडिविजुअल का देख लेते हैं, फिर डायरेक्टली समेशन कर देंगे। इंडिविजुअल का कैसे देख लेंगे? सपोज मैंने देख लिया एफ ऑफ जीरो आई वन, मैंने ऐसे दिख रहा एफ ऑफ जीरो ड्यू टू वन। कैसे लिखेंगे? कूलम्स लॉ से लिख सकते हैं। जो जीरो के ऊपर फोर्स एग्जर्ट होगा ड्यू टू वन, इसको हम लोग कूलम्स लॉ से दिख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्या होगा के, या फिर तुम लोग 1/4πε0 ऐसे कॉम में भी लिख सकते हो के, फिर Q1 Q2, फिर इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? अभी मैं इन दोनों का डिस्टेंस को मैं सेपरेट करके तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि सपोज ये हो गया मेरा Q1, ये हो गया मेरा Q0, तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, कितना होगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, सपोज ये मेरा R0 था ना, ये मेरा R1 था ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R0 माइनस RI। समझ में आया? समझ में आया कैसे किया मैंने? ठीक है, समय फिर से ठीक है, सो इसका क्या आ जाएगा? R0 माइनस RI का स्क्वायर। समझ में आ गया ना? R0 माइनस RI का स्क्वायर। ठीक है, अभी फिर क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन क्या होगा? R0 RI इसका कैप। ठीक है, R0 RI इसका कैप। अभी मैं क्या काम करूंगा, ये जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन दिखाने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखूंगा।
तुम लोगों ने शायद वेक्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा, कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होता है ना, सपोज ये क्या है, यूनिट वेक्टर मैंने मान लिया, ज्यादा ही छोटा लिख देता हूँ मैं, कर दी कमाल। अगर मैं कोई भी एक यूनिट वेक्टर मान लिया, इसको हम लोग एक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसका ही वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय उसका ही मैग्नीट्यूड। ठीक है, जिसका भी यूनिट वेक्टर हम लोग लिख रहे हैं, उसका ही वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कर देंगे, तो उसको इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस कैफ के फॉर्म को हटा के इस फॉर्म में लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 आर नॉट आर आई स्क्वायर R1 स्क्वायर, सॉरी आर नॉट माइनस R1 स्क्वायर। फिर इधर आ जाएगा, डॉट दे देता हूँ, इधर क्या आ जाएगा, जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, आर नॉट एंड आर आई, ये आ जाएगा। एंड इन दोनों के वेक्टर का मॉड आ जाएगा, इन दोनों के वेक्टर का मॉड आ जाएगा। अभी देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे इसका ही स्क्वायर है, उसके साथ फिर से एक और यही टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा क्यूब। तो मैं लिख सकता हूँ, फाइनली क्या लिख सकता हूँ, इफ फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन, फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू वन, वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, के Q1 Q2 बाई आर नॉट माइनस R1 Q आर नॉट माइनस R1। ये सिर्फ मैंने इजियर टर्म्स में लिखने के लिए ये लिखा है, तुम लोग अगर कैप में भी छोड़ दोगे तो भी बाकी का पोर्शन कर सकते हैं। सो अभी क्या हो गया, ये तो फोर्स ऑन वन हो गया, सब सपोज मैंने ये निकाल लिया, फोर्स ऑन वन निकाल लिया। अभी फोर्स ऑन टू कैसे निकालेगा, मतलब हम लोग कैसे निकालेंगे फोर्स ऑन टू, सिमिलर वे में ही निकलेगा कि फोर्स ऑन टू क्या आ जाएगा, सॉरी एक चीज मैंने गलती कर दिया शायद, हाँ यहाँ पे मैंने Q1 Q2 दे दिया, ये Q0 Q1 हो जाएगा ना, Q0 एंड Q1 हो जाएगा ना, Q0 एंड Q1। फिर ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो, मतलब फोर्स ऑन जीरो ड्यू टू टू क्या आ जाएगा, के Q0 Q2 डिवाइडेड बाई, सिमिलर वे में अगर तुम लोग तोड़ के देखोगे तो क्या आ जाएगा, R0 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब डिवाइडेड मल्टीप्लाइड R0 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ऐसे ही एफ टी का करोगे, एफ फोर का करोगे, करते करते अगर तुम लोग एफ एन तक पहुंच जाओ, एफ एन तक पहुंच जाओ, सिमिलरली अगर मैं एफ एन तक पहुंच गया, मतलब एफ ऑफ जीरो ड्यू टू एन, ये क्या आ जाएगा, के क्यू ऑफ जीरो Q0 Qn डिवाइडेड बाई आर वेक्टर, आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर, इसका क्यूब मल्टीप्लाइड आर जीरो वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, सबका तुम लोग अगर निकालोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी क्या था, टोटल फोर्स क्या था, टोटल फोर्स था इन सब का एडिशन, इन सब का एडिशन, मतलब कुछ समेशन फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग, मैं इस सब फोर्सेस को अगर मैं एक एडिशन फॉर्म में लिख दूं, इन सब फोर्सेस को अगर मैं एक एडिशन फॉर्म में लिख दूं, तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे F1 ना, इधर को मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, अगर तुम लोग शायद तुम लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं नीचे से ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ कि इस जगह पे कैसा फॉर्म आएगा, यहाँ पे समेशन फॉर्म में आएगा। समेशन फॉर्म में कुछ ऐसा आ जाएगा कि ये जो के था, ये तो कांस्टेंट है, ये सब में कांस्टेंट आ गया, तो जो फोर्स होगा, नेट फोर्स इट विल बी इक्वल टू, कि जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, समेशन किसका होगा, इस पोर्शन का समेशन होगा, क्योंकि ये सब डिफरेंट है, ये सब डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट पोर्शन होगा उसका ही तो समेशन करेंगे। जो के आ जाएगा वो तो के कांस्टेंट है, उसको तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से ही हो जाएगा। तो जो समेशन पोर्शन आ जाएगा उसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू वन, क्योंकि आई क्यू नॉट तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे क्यू आई ही चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे आएगा इट्स इक्वल टू क्यू आई डिवाइडेड बाई आर नॉट माइनस आर एल। ठीक है, सॉरी क्यू नॉट क्यू आई होगा ना, क्यू नॉट क्यू आई, तो मैं तो क्यू नॉट को भी बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्यू नॉट कॉन्स्टेंट, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है।
तो मैं क्यू नॉट को भी कांस्टेंट निकाल सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के क्यू नॉट, के क्यू नॉट समेशन ऑफ आई, सॉरी समेशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1। क्या कांस्टेंट चेंज हो रहा है? ये Q1, ये वेरिएबल चेंज हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ QI फॉर्म में डिवाइडेड बाय, यहाँ पे R नॉट इज कांस्टेंट लेकिन RI जो नेगेटिव हो रहा है वो चेंज हो रहा है, तो इसको मैं लिख देता हूँ R नॉट माइनस RI का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हो गया मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो एफ का वैल्यू निकल गया, फोर्स का वैल्यू निकल गया। किसका? फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ चार्जेस। फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे अभी के का वैल्यू तुम लोग बिठा सकते हो। के का वैल्यू तुम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिठा सकते हो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डायरेक्ट, समेशन आई इक्वल टू 1 QI डिवाइडेड बाय R नॉट माइनस RI क्यू R नॉट माइनस RI। ऐसे तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर मतलब के का वैल्यू तुम लोग पुट करना चाहते हो तो। नहीं भी पुट करोगे, अगर ऐसा डिराइवेशन दे दिया कि तुम लोग सिर्फ यहाँ पे के तक ही वैल्यू, मतलब के तक ही वैल्यू रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। अगर मीडियम पकड़ना चाहते हो तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, या तो मैंने एप्सिलॉन दे दिया डायरेक्टली वैक्यूम का, एप्सिलॉन आर भी दे सकते हो मीडियम पकड़ोगे तो ये हो गया मेरा एफ का वैल्यू, मतलब फोर्स का वैल्यू ड्यू टू फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलो मैं एक बार हट जाता हूँ, तुम लोग पॉज करके इसको कर सकते हो। अगर नहीं, अगर कर लिया है और तुम लोग फिर से ये, फिर भी तुम लोगों को नोट्स चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभार क्या होता है, मैं ना लिखते लिखते थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा छोटा है। जब मैं कॉपी में लिखता हूँ तो मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटा है। अभी जब मैं बोर्ड में भी लिखता हूँ मेरा आइडिया वो मतलब नॉर्मली नेचुरली जब, क्योंकि छोटा है ना तो उसमें ही आ जाता है। तो फिर भी चलो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं हम लोग खत्म। सो अ बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये रहा हम लोगों का, ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फिल्ड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा क्या है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। हम लोगों ने आज कूलम्स लॉ सीखा, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म सीखा एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा। एक दो मैथ्स भी किया हम लोगों ने, मतलब न्यूमेरिकल्स किया, एंड वेक्टर्स के बारे में भी मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया, क्योंकि अभी वेक्टर्स का बहुत ही मतलब बहुत जगह पे तुम लोगों को यूज़ होगा, वेक्टर फॉर्म भी यूज़ होगा। तो अभी से प्रिपेयर कर लो। अगर तुम लोगों के पास 11th का नोट्स है तो एक बार फिर से वहाँ पे चेक कर लो। अगर फिर भी तुम लोगों को एक वेक्टर का सेपरेटेड वीडियो चाहिए तो मैं तुम लोग वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वो भी बना के वो भी पोस्ट कर दूंगा। सिर्फ रिवीजन के लिए होगा वो, ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी होगा, सिर्फ रिवीजन के लिए चैनलों को डिजिटल बोर्ड पे मतलब डिजिटली वो सिखा दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, अगर चाहिए होगा तो ही डालना, वरना हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे फिजिक्स को लेके। अभी इस चैप्टर का ऑलमोस्ट तुम लोगों का 5 to 6 लेक्चर्स रहेगा। ठीक है, 5 to 6 लेक्चर्स जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। अभी भी मैं थोड़ा सा स्लोली ही तुम लोगों को समझा रहा हूँ। विथ टाइम पासेस थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, एंड न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। अगर न्यूमेरिकल्स मैं मुझे ज़्यादा भी मिलता है, मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, नीट फोकस भी कराने वाला हूँ, थोड़ा सा जीडब्ल्यू मेंस फोकस भी कराने वाला हूँ, थोड़ा सा सीयूईटी वाला फोकस भी कराने वाला हूँ। एंड तो वो बोर्ड्स का तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ही करा दूंगा जब जब मैं कराता रहूँगा। एंड बोर्ड्स में ज़्यादा डेरिवेशन ही ज़्यादातर आते हैं। फिर भी जितना भी न्यूमेरिकल्स बने करा दूंगा। अगर ज़्यादा भी न्यूमेरिकल्स बनता है तो मैं सेपरेटली वो न्यूमेरिकल्स का ही क्लास ले लूँगा। अगर प्रॉब्लम बनता है बोर्ड्स में लिखने के लिए, मैं वो डिजिटली भी करा सकता, तो उसको लेके टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी तक तुम लोग सिर्फ समझो, थ्योरेटिकल पार्ट को समझो, चैप्टर को समझो, ताकि तुम लोग न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट भी कर पाओ। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना इज इंपॉर्टेंट, बट थ्योरी भी जानना इंपॉर्टेंट, ताकि न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर। ठीक है, चलो अभी के लिए मैं तुम लोगों से अभी विदा लेता हूँ। ये था चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। तुम लोग पढ़ते रहो चैप्टर
1 का जो लेक्चर नंबर 1 था उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करो, चैप्टर 2 का नोट्स बना लो, इसको भी एक बार रिवाइज़ करते रहो। नेक्स्ट वीक पे जब हम लोग मिलेंगे तब तक ये सबको क्लियर कर दो। एंड अगर तुम लोगों को इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, उसमें मिल जाएगा। कभी-कभार मैं भूल ही जाता हूँ वो टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है। तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कुछ ऐसा ही था। क्या था टेलीग्राम चैनल का लिंक? क्लास विस्टा फिजिक्स था शायद। क्लास विस्टा फिजिक्स, ठीक है? क्लास विस्टा फिजिक्स था। इसमें तुम लोग ज्वाइन कर लो। अगर तुम लोगों को हम लोगों के साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना है तो इंस्टाग्राम आईडी भी मैं मेंशन कर देता हूँ। एट द रेट इनके लिए एट द रेट क्लास विस्टा ऑन आईजी, क्लास विस्टा ऑन आईजी। इसमें तुम लोग इंस्टाग्राम में भी जॉइन कर सकते हो हम लोगों के साथ। अगर कोई डाउट्स पूछना है तो वहाँ पे भी तुम लोग पूछ सकते हो। और अगर फेसबुक में भी जॉइन करना होगा तो हम लोगों का जो फेसबुक पेज है उसको तुम लोग डायरेक्ट ही सर्च कर सकते हो, क्लास विस्टा करके सर्च कर सकते हो, फर्स्ट में ही आ जाएगा। और फेसबुक पेज में भी तुम लोग लाइक कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी जुड़ना चाहते हो, कोई भी डाउट्स पूछना चाहते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी सजेशंस देना चाहते हो तो वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं विदा लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ही बातें कर लिया मैंने लास्ट में। तुम लोग पढ़ते रहो, अच्छे से होमवर्क कर लेना, अच्छे से ये पार्ट देख लेना, कोई भी पार्ट अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और तब तक के लिए मैं लेता हूँ तुम लोगों से विदा। बाय बाय।